हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेज में। मैं समीर सिंह एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए थॉमस ग्रे के द्वारा लिखा गया एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड का पार्ट 3। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए इस पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने के लिए। लिखा ऑन सम फॉन्ड ब्रेस्ट द पार्टिंग सोल रियलाइज। पार्टिंग सोल का मतलब होता है द सोल लिविंग द बॉडी एट डेथ। तो मरते समय जब बॉडी को छोड़ करके सोल जा रही होती है उस समय को कहते हैं पार्टिंग। तो पार्टिंग सोल जो है, फॉन्ड मतलब होता है यहाँ पर शौकीन नहीं, फॉन्ड का मतलब होता है प्रियजन, जिससे आप प्रेम करते हो। रिलाय मतलब होता है विश्वास। तो जब कोई आत्मा छोड़ करके जा रही होती है शरीर से, यानी जब कोई इंसान मरने वाला होता है तो किसी अपने पर विश्वास करता है कि वो उसके सीने पर सर रख करके जो है वो अंतिम सांस ले अपना। और क्या चाहता है वो? सम पायस ड्रॉप्स। वो कुछ पायस ड्रॉप्स चाहता है अपने उस प्रियजन से जिसके कंधे पर सिर रख करके वो, या जिसके सिरे पर सिर रख करके वो मरना चाहता है, वो उससे कुछ ड्रॉप्स चाहता है। पायस मीन सैक्रेड होता है, पर यहाँ सैक्रेड नहीं होता, सारोफुल होता है, दुखमय होता है, कष्टमय होता है। और ड्रॉप्स मतलब होता है आंसू। तो कुछ वो आंसू चाहता है कि वो मेरे लिए 2-4 आंसू बहाए। भाई मैंने इतना तो अच्छा काम किया होगा कि मेरा कोई खास व्यक्ति मेरे लिए आंसू बहाए, वो भी कब? जब मैं अपनी आंखों को क्लोज करूं। और ये मेरे क्लोजिंग आई का रिक्वायरमेंट है, आखिरी इच्छा है मेरी बंद आंखों का कि वो मेरे लिए 2 बूंद आंसू गिरा दे, मैं उसके सीने पर सर रख करके चला जाऊं इस दुनिया से। तो ये पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट लाइन जो है वो है इवन फ्रॉम द टॉम। इवन फ्रॉम द टॉम, यहाँ तक टूम है ये, सॉरी, यहाँ तक कि उसके टूम से यानी उसके कब्र से भी जो है ना वो आवाज़ आती है, नेचर के रोने की आवाज़ आती है। नेचर चिल्ला करके रो रहा है क्योंकि वो उसकी डिजायर है जो वो चाहता है पूरा होने का। अगर उसकी डिजायर पूरी नहीं होती है तो अंदर ही अंदर वो रोता है अपने कब्र में। इवन, ये भी इवन है। इवन इन आर एशेज, यहाँ तक कि हम अपने एशेज में, राख जब हो जाते हैं ना, हम अपनी राख में भी जो है ना लिव, जिंदा रहते हैं या जिंदा रखते हैं। किसको? देयर वुंटेड फायर्स, अपने वुंटेड फायर्स को। वुंटेड मतलब होता है पुरानी आदतें, पुराने जुनून, पुराने डिजायर्स को हम फिर भी जिंदा रखते हैं। यानी कि हम मर भी जाते हैं ना तो हमारी आदतें जो है, जो डिजायर होती हैं, वो फिर भी जिंदा रहती है, वो मरती नहीं है। तो यहाँ आप देखिएगा ध्यान से, पर्सोनिफिकेशन जो है यहाँ लिखा हुआ है नेचर को, कि नेचर के पास आवाज़ है, वो रो रहा है यहाँ पे। और फायर जो है लिखा हुआ कि फायर जो है उसको ऐसी एबिलिटी दी गई है कि वो जिंदा है, कुछ ऐसे। फॉर दी, अब यहाँ पर शिफ्ट होता है, यानी कि ये जो स्टैंजा है ना यहाँ शिफ्ट होता है। यहाँ कवि जो है स्वयं से बात कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर पूछ लिया कि ये दी कौन है या दाई कौन है या देयर कौन है तो आपको कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि आपको लगेगा कि यहाँ पर जो राइटर है, जो पोएट है, वो उन गरीब लोगों को, जो अननोन लोग हैं, जो चर्च यार्ड में दफनाए गए हैं, कब्र में दफनाए गए हैं, उनके लिए लिख रहा है। तो आपको यहाँ एक शिफ्ट मिलेगा, चेंज मिलेगी। कवि यहाँ स्वयं से बात कर रहा है या कल्पना करते हुए कि कैसे वह, यानी कि कैसे पोएट जो है, जो एक थॉटफुल और मेलैंकोलिक ऑब्जर्वर है, अपने समय के बीत जाने के बाद, यानी कि जब वो खुद मर जाएगा ना तो उसके जैसा कोई विचारधारा वाला, कोई समान सोचने वाला व्यक्ति आएगा और उसके द्वारा याद किया जाएगा। तो इस स्टैंडा से शुरू होगा पोएट के बारे में। पोएट खुद को यहाँ पर जो है एक सिंपैथेटिक रीडर के रूप में या हाइपोथेटिकल रीडर के रूप में एड्रेस करता है। तो यहाँ पर जो दी मिलेगा आपको, दाई मिलेगा आपको, ये पोएट है। कहता है फॉर दी, तुम्हारे लिए, यानी कि पोएट के लिए। हु माइंडफुल, माइंडफुल मतलब रिमेंबर्ड, जिसने याद किया। द अनऑनर्ड डेड, अनऑनर्ड डेड का मतलब होता है अनसेलिब्रेटेड डेड या फॉरगेटन डेड। जिस व्यक्ति, जो व्यक्ति मर चुके हैं, दफनाए गए हैं, उनके सम्मान में, हालांकि वो अनऑनर्ड हैं, उनका सम्मान नहीं है, पर फिर भी ऐसे असम्मानित लोगों को, डेड मतलब लोगों को याद कर रहा है ये पोएट। कैसे याद कर रहा है? डू इन दीज लाइन्स, अपने इस लाइन में लिख करके। ये डोस्ट जो है ना, ये आर्केइक वर्ड है, आर्केइक याद रखिएगा, इसमें बहुत सारे आर्केइक यानी प्राचीन शब्द यूज हुए हैं। ये डू है। तो अपने इस लाइन्स में, यानी अपने इस पोएम में जो है वो अनऑनर्ड डेड को याद कर रहा है, लिख रहा है। देयर आर्टलेस, आर्टलेस टेल मतलब कहानी, आर्टलेस मतलब होता है सिंपल सा, जिसमें कोई बनावट नहीं होता है, निष्कलंक। तो उनके, देर का मतलब यहाँ पर है उन लोगों के जो दफनाए हुए हैं, उनके आर्टलेस टेल को, उनके निष्कलंक स्टोरी को वो रिलेट करता है, यानी नैरेट करता है। तो यहाँ कवि जो है नैरेट कर रहा है ऐसे व्यक्तियों को जो मर चुके हैं, जिनको लोग भूल चुके हैं। इफ़ चांस, अब देखिएगा ध्यान से, शिफ्टिंग आती है। कहता है कवि जो है
अगर बाई चांस, इफ चांस मतलब बाई चांस, लॉनली कंटेम्पलेशन लेड मतलब होता है इंस्पायर्ड या प्रेरित, कंटेम्पलेशन मतलब होता है एक प्रकार से चिंतन, लॉनली मतलब अकेला। मान लो बाई चांस कोई अकेला चिंतन करने वाला सम किंडर्ड स्पिरिट, सम माने कोई, किंडर्ड मतलब होता है सिमिलर, स्पिरिट मतलब होता है सोच विचार या फीलिंग वाला व्यक्ति, कोई मान लो घूमता घामता एकांकी चिंतन द्वारा प्रेरित होकर के कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारी तरह सोचता हो, वो आए और तुम्हारे भाग्य के बारे में इंक्वायरी ले, वो पूछे तुम्हारे भाग्य के बारे में कि तुम्हारा क्या भाग्य था। जैसे आपको याद होगा अभी जो पोएट स्टार्ट कर रहा है ना, वो पोएट एक कब्रिस्तान में बैठा हुआ था, फर्स्ट पार्ट में स्टार्टिंग की पोएम की बात कर रहा हूँ मैं, और वहाँ पर जो लोग मरे हुए हैं उनके फेट के बारे में बात कर रहा है, उनके भाग्य के बारे में, भविष्य के बारे में, या जो उनके साथ हैपनिंग हुआ उनके बारे में वो बात कर रहा है। लेकिन अब कवि जो है शिफ्ट ला रहा है कि मान लो मैं ऐसा हूँ, मैं मर चुका हूँ या मैं मर जाऊँ, मैं दफनाया जाऊँ, मेरे लिए कौन आएगा? कोई ऐसा आएगा जो सिमिलर स्पिरिट वाला होगा, जो सोचता होगा, मेरी तरह सोचता होगा, जैसे मैं इन गरीब के बारे में सोच रहा हूँ वैसे वो मेरे बारे में सोचेगा, मेरे कब्र के पास आएगा और मेरे भाग्य के बारे में मुझसे पूछेगा। मुझसे पूछने का मतलब है यहाँ पर वो मर चुका है, फिर भी जैसे कवि पूछ रहा है उन लोगों से वैसे ये पूछ रहा है, एक प्रकार से इमेजिनेटिव यहाँ पर इंक्वायरी हो रही है। नेक्स्ट है आपका हैप्पली। हैप्पली का मतलब होता है परहैप्स, शायद, संयोग से यहाँ पे कह रहा है कि शायद जो है सम, और वो कह रहा है कि वो व्यक्ति कौन होगा जो अकेला चिंतन करता हुआ समान विचारधारा वाला आएगा, किस्मत के बारे में पूछेगा पोएट के, वो आखिर होगा कौन सा व्यक्ति? शायद वो कोई होरी हेडेड वाला व्यक्ति होगा। होरी हेडेड मतलब होता है ग्रे हेयर्ड, ग्रे हेयर्ड मतलब होता है भूरा बाल वाला नहीं बल्कि सफ़ेद बालों वाला, क्योंकि हमारे यहाँ सफ़ेद बाल होते हैं, वहाँ पर ग्रे हेयर होते हैं। तो सफ़ेद बालों वाला जो है कोई स्वेन आएगा, स्वेन का मतलब होता है वैसे तो प्रेमी, कोई यूथ, पर यहाँ पर है सेफर्ड, कोई सेफर्ड आएगा, कोई चरवाहा आएगा घूमते हुए में से, और वो पूछ सकता है ऑफ हैव वी सीन हिम एट द पीप ऑफ डॉन। ऑफ का मतलब है ऑफेन, ऑफेन यहाँ पर वी हैव सीन आपका जो है ग्रामेटिकल ये है, अक्सर मैंने उसे देखा है। हिम का मतलब यहाँ पर है पोएट को। अब पोएट के बारे में वो बात कर रहा है, वो कहेगा, वो व्यक्ति आकर कहेगा कि हम लोग, मतलब हमारे जैसे जो गडेरिए हैं, हम लोग इस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, कहेंगे कि हम लोग ऐसे व्यक्ति को यानी इस पोएट को देखे हैं एट द पीप ऑफ जॉन। पीप ऑफ जॉन का मतलब होता है फर्स्ट लाइट ऑफ मॉर्निंग, स्टार्टिंग में, मतलब सुबेरा भोर के समय हमने उसे देखा है। कहाँ देखा है अब वो बताएगा। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि पोएट जो है वो कह रहा है कि मैं दफनाया जाऊँगा और वो गांव का आदमी, वो सेफर्ड आएगा और वो मेरे बारे में पूछेगा, और पूछेगा तो वो ये कहेगा कि अक्सर मैंने उस व्यक्ति को यानी पोएट को देखा है सुबह सुबह कहीं जाते हुए। क्या करते हुए सुबह सुबह? ब्रशिंग। ब्रशिंग का मतलब होता है यहाँ पर रिमूव, हटाना, विद हास्टी स्टेप्स। हास्टी स्टेप्स मतलब होता है तेज कदम से, ड्यूज अवे मतलब होता है ओस को हटाना, यानी कि तेजी से कदमों से, तेजी से कदमों से ओस को हटाते हुए, और टू मीट द सन, सूरज से मिलते हुए, अपॉन द अपलैंड लॉन, वो ऊपर जो मैदान है, अपलैंड लॉन, लॉन का मतलब यहाँ पर है घास से भरा हुआ मैदान, तो ऊपर घास के मैदान पर वो सूरज से मिलने जाया करता था तेजी से कदमों से ओस को हटाते हुए। यहाँ सूरज से मिलने का हाइपरबोलिक मतलब है, क्योंकि सूरज से मिलना पॉसिबल नहीं है, पर वो थोड़े से ऊंचाई पर चला जाता है, इसलिए वो कह रहा है कि वो सूरज से मिलने जाता था, यानी कि सूरज की रोशनी में सुबह सुबह वो जाता था, तेज कदमों से जाता था, ओस जो उसके कदमों में लग जाते थे उसको हटाते हुए जाता था। ऐसा वो आदमी बोलेगा, ग्रे हेयर्ड वाला आदमी बोलेगा। किसके बारे में बोलेगा? पोएट के बारे में बोलेगा। देयर एट द फुट ऑफ यॉन्डर नॉडिंग बीच, देर माने वहाँ, फुट मतलब बेस, आधार पर, यॉन्डर का भी मतलब होता है वहाँ, ओवर देयर, नॉडिंग का मतलब होता है स्वेइंग यानी हिलना, बीच का मतलब होता है बीच का पेड़। तो वहाँ वो बताएगा आदमी, वहाँ वो बेस पर जो हिल रहा है बीच का पेड़, दैट रीड्स इट्स ओल्ड फैंटास्टिक रूट्स सो हाई, वो जो पेड़ जो है जो ट्विस्ट किए हुए है, क्वाइल किए हुए, लपेटे हुए हैं, वो पुराने फैंटास्टिक रूट्स को, वो इमेजिनेटिव, फैंटास्टिक मतलब इमेजिनेटिव, वो पुराने इमेजिनेटिव रूट्स को जो है जो खूब ऊंचाई तक फैलाया हुआ है, लपेटा हुआ है,
उसके पास में उस पेड़ के नीचे जो है, बीच के पेड़ के नीचे मैंने उसको देखा है, ऐसा वो आदमी बताएगा। जैसे आप लोग होते हो, किसी के बारे में पूछते हो, किसी की डेथ हो जाती है तो आप कहते हो अभी कल मुझसे मिला था, पेड़ के नीचे मुझसे मिला था, ये खाते हुए मुझसे मिला था, ये बात करते हुए मुझसे मिला था, और अभी अभी वो चला गया या मर गया। तो ऐसा वो बंदा भी बताएगा आपसे जब आप उसके बारे में पूछोगे। किसके बारे में बताएगा? पोएट के बारे में, ये ध्यान रखिएगा। आगे है हिज लिस्टलेस। हिज मतलब यहाँ पे फिर से बता दूं मैं, ये है आपका राइटर। लिस्टलेस का मतलब होता है बेखबर। लिस्टलेस, वो बेखबर है, बेखबर होकर के। वो नून टाइड का मतलब होता है दोपहर का समय। ही मतलब राइटर या पोएट स्ट्रेच, अपने पैर को फैला करके दोपहर के समय बेखबर होकर के वो उस पेड़ के नीचे जो है वो लेटा हुआ था। एंड पोर, पोर का मतलब होता है स्टडी या ऑब्जर्व करना बहुत ध्यान से, और वो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था ब्रूक को। ब्रूक नदी की धारा होती है। दैट बैबल्स बाई, जो कलकल करती हुई नदी की धारा जो था वो उसके पास से गुजर रही थी, यानी कि वो ऊंचाई पर था, बगल में नदी की धारा गुजर रही थी और उसकी आवाज़ को वो सुन रहा था बड़े ध्यान से। हालांकि वो बेखबर था, फिर भी इन प्राकृतिक चीज़ों पर उसका ध्यान था। तो इस तरीके से जो है पोएट के बारे में वो बंदा बताएगा, सबको, दुनिया वालों को बताएगा। और क्या है? हार्ड। नेक्स्ट जो स्टैंजा है वो कहता है हार्ड बाई। हार्ड बाई मतलब होता है क्लोज बाई, यानी नज़दीक। यॉन का मतलब होता है दैट। वुड मतलब होता है जंगल। हाँ, उस जंगल के नज़दीक में, ये भी बताएगा कि कहाँ कहाँ उसको देखा मैंने। उस जंगल के नज़दीक। नाउ स्माइलिंग एज इन स्कॉर्न, अब वो स्माइल करता हुआ इन स्कॉर्न में, यानी कि उपहास के रूप में वो स्माइल कर रहा है। कौन स्माइल कर रहा है? वुड, आदमी नहीं, जंगल। तो यहाँ पर जो है एक प्रकार से आपका पर्सोनिफिकेशन है कि जंगल को मुस्कुराता हुआ, उपहास करता हुआ, स्कॉर्न करता हुआ, रिडिकुलस करता हुआ दिखाया गया है। तो बंदा कह रहा है वो पोएट के बारे में कि उस जंगल के पास में जो अब मुस्कुराता हुआ, उपहास करता हुआ दिखता है, वहाँ पर वो आदमी जो था मटरिंग, मटरिंग मतलब होता है बुदबुदाना, ऐसा बोलना कि किसी को समझ में ना आए। हिज वेवर्ड फैंसीज, वेवर्ड फैंसीज का मतलब होता है मन मौजी विचार। अपने मन मौजी विचारों में ही वुड रोव, वो यहाँ वहाँ घूम रहा था। तो उस जंगल के पास में वो कुछ बुदबुदाते हुए अपने मन मौजी विचारों में जो मन में आ रहा था विचार, उसको सोच करके या बोलते हुए वो यहाँ वहाँ घूम रहा था। ही मतलब फिर से बता दूं, यहाँ पर वही है पोएट। नाउ ड्रॉपिंग, अब जो है वो बंदा जो है वो उदास है। ड्रूपिंग का मतलब होता है सर झुका करके। सर झुकाने का मतलब यहाँ पे है उदासी में सर झुकाना। वूफल मतलब होता है एक प्रकार से कष्ट में, सारोफुल। और वान का मतलब होता है पेल, यानी कि पीलापन, वो दुख से पीला हो चुका है, सर को झुकाया हुआ है। लाइक वैसे, जैसे कि एक फॉरलॉन, जैसे कि एक लॉनली पर्सन जो कि होपलेस हो। तो एक उदास सा व्यक्ति जो अकेला छोड़ दिया गया हो, जिसे वो बहुत ही उदास है, दुख से पीला पड़ चुका है, सर झुका करके वो खड़ा था या कहीं पर दिखा उस बंदे को जो बंदा उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। और क्रेज्ड विद केयर, क्रेज्ड मतलब क्रेजी, क्रेजी विद केयर का मतलब होता है चिंता से पागल। और वो बंदा जो था वो चिंता से पागल था, उसको बहुत सारी चिंताएं थी। किस चिंताएं के बारे में बात कर रहा है ये पोएट अभी यहाँ बताना नहीं चाहता है। तो जो बंदा है, जो कवि है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो पागल है, चिंता से पागल हो चुका है, या क्रॉस्ड इन होपलेस लव। क्रॉस्ड का मतलब होता है डिसअपॉइंटेड या रिजेक्टेड, रिजेक्टेड बाई होपलेस लव, एक निराशाजनक प्यार से जो रिजेक्ट हो चुका है, किसी भी रिजेक्शन का शिकार हो चुका है, वो प्यार में निराशा पाया हुआ है, ये इस कारण से जो है वो परेशान है, चिंता में है। इस तरीके से बंदे का एक प्रकार से इमेज बताया जा रहा है कि वो कितना मेलंकलिक है, कितना उदासी से भरा हुआ वो बंदा मुझे दिखता है जब भी मैं उसे देखता हूँ। नेक्स्ट स्टेंजा है, कह रहा कि वन मॉर्न, अब आपको मिलेगा सेकेंड शिफ्ट। यहाँ बताया जा रहा है कि एक सुबह आई मिस्ड हिम। आई मतलब वो शेफर्ड जिसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, वो गांव का आदमी जो बात कर रहा है पोएट के बारे में। एक दिन मैं जो हूँ वो मिस कर दिया उसे, यानी कि डिडंट सी। मिस्ड मतलब डिडंट सी, मैंने उसे नहीं देखा। ऑन द कस्टम्ड हिल, कस्टम्ड का मतलब होता है यूजुअल, जो हिल पर, जिस पहाड़ पर वो यूजुअली आया करता था, एक दिन मैंने नहीं देखा उसे। एलॉन्ग द हीथ, इसके अलावा मैंने कहाँ नहीं देखा उसे? हीथ पर नहीं देखा। हीथ का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जो ओपन एरिया हो, अनकल्टिवेटेड लैंड हो, मतलब अनउपजाऊ जमीन, खुला हुआ आसमान, ऐसे जगह को हीथ कहते हैं। तो हीथ पर जहाँ मैं उसे, हीथ पर जहाँ जहाँ देखता था वो बंदा कवि को, वहाँ वहाँ के बारे में बताता है कि मैंने उसको हिल पर नहीं देखा उस दिन, मैंने उसको हीथ पर नहीं देखा। यहाँ तक कि मैंने उसको फेवरेट जो ट्री था उसका, जो बीच ट्री था जिसके नीचे वो लेट जाया करता था दिन भर बेखबर होकर के, उसके पास भी उसको मैंने नहीं देखा। फेवरेट। एनदर केम, दूसरा दिन आया। एनदर मीन्स एनदर डे,
दूसरा दिन केम माने पास्ट, दूसरा दिन बीत गया, एक दिन तो बीता था, ऐसे दूसरा दिन बीत गया। नॉर येट बिसाइड द रिल, इस बार मैं जब देखा उसको 2 दिन के बाद भी, तो भी मुझे वो रिल के पास भी नहीं दिखाई दिया। यानी कि वो बंदा ढूंढ रहा है इसे कि आखिर कभी वो जो था, जो बंदा मुझे दिख रहा था ऐसे वैसे घूमते हुए उदास, वो गया कहाँ। रिल मीन्स छोटी नदी, तो छोटी नदी के पास भी मुझे आज वो दिखा नहीं, यानी कि 2 दिन बाद भी मुझे नहीं दिखा। नॉर अप द लॉन, और लॉन में भी नहीं दिखा, वो ऊंचाई पर चढ़ करके पहाड़ पर जो एक क्षेत्र सा था हरे भरे घासों से भरा हुआ, वहाँ भी मुझे नहीं दिखा। नॉर एट द वुड, और ना ही मुझे वो जंगल में दिखा। वॉज ही, जहाँ वो हुआ करता था, जहाँ वो जंगल में जाया करता था, वहाँ भी मुझे वो नहीं दिखा। नेक्स्ट है द नेक्स्ट। द नेक्स्ट का मतलब होता है अगला दिन, यानी कि तीसरा दिन। अगले दिन विद डायर्स, डायर्स मतलब होता है फ्यूनरल सॉन्ग या शोक गीत। ड्यू का मतलब होता है प्रॉपर, एक प्रॉपर शोक गीत बजाया जा रहा था अगले दिन। इन सैड एरे, सैड मतलब उदास वाला, एरे माने होता है जुलूस, प्रोकेशन। तो एक उदास वाला जुलूस जा रहा था जिसमें फ्यूनरल सॉन्ग बज रहे थे। स्लो, धीरे धीरे, थ्रू द चर्च वे, चर्च के रास्ते से धीरे धीरे, पाथ मतलब रास्ता, वे मतलब रास्ता, हमने देखा, वी मतलब हम शेफर्ड या हम गांव वालों ने देखा, ही मतलब उस पोएट को, बॉर्न मतलब ले जाते हुए, कैरीड, उदासी भरे जुलूस के बीच में। और उस समय डायर्स ड्यू था, यानी कि फ्यूनरल सॉन्ग्स बजाया जा रहा था, यानी कि वो बंदा मर चुका था, उसको लाद करके लोग जो थे वो लेके जा रहे थे चर्च की तरफ, क्योंकि दफनाएंगे वहीं चर्च यार्ड के पास। नेक्स्ट है अप्रोच एंड रीड। अब यहाँ पर एक फिर से शिफ्टिंग हुई, यहाँ अब जो है पोएट जो मर चुका है वो बोलेगा उस बंदे से जो बंदा उसके पास में बैठ करके उसके फेट के बारे में पूछ रहा है। आपको शायद ये समझ में आ रहा हो कि यहाँ पर कौन किससे बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो है पोएट अब बात करेगा, चूँकि मर चुका है, अब बात करेगा उस बंदे से जो बंदा उसके साथ है, वो ग्रे हेयर वाला बंदा। क्या कहेगा उसे? अप्रोच, उस पास आओ, एंड रीड और पढ़ो। फॉर यू, दाउ मीन्स यू, कांस्ट मीन्स कैन रीड, क्योंकि तुम पढ़ सकते हो। देखिएगा अभी तक जो लोग थे, जो गांव वाले थे, वो अनएजुकेटेड थे, पर ये बंदा जो है ये पढ़ सकता है। यहाँ पर एजुकेशन के बारे में बात की जा रही है कि इसके पहले लोग अनपढ़ थे पर ये पढ़ा हुआ है। तो मेरे पास आओ और पढ़ो। क्या पढ़ा रहा है कवि? द ले मीन्स जो पोएम लिखा हुआ है, यानी कि उसके एपिटफ पर जो पोएम लिखा हुआ है उसे कह रहा है कि आओ पढ़ो। मैं नहीं पढ़ सकता, मैं दफनाया गया हूँ, तुम आओ और पढ़ो। ग्रेव्ड लिखा हुआ है वो पोएम या सॉन्ग, ले का मतलब पोएम या सॉन्ग जो ग्रेव्ड है, ग्रेव मतलब होता है इनग्रेव्ड या खुदा हुआ, जो खुदाई करके लिखा हुआ है स्टोन पर, पत्थर पर, उस पत्थर पर जो बीनीथ है, नीचे है। यॉन, यॉन का मतलब आपको बताया था मैंने वहाँ। एज्ड थॉर्न का मतलब होता है पुराना कटीला बुश, थॉर्न मतलब होता है कटीला बुश। तो पुराने कटीले बुश के नीचे जो पत्थर है, उस पत्थर पर जो ग्रेविंग की गई है, खुदी हुई है, जो एपिटफ लिखा हुआ है मेरे लिए, उसको आओ और पढ़ो। तो ये बंदा जो है वो दफनाया गया है वहाँ पर, और वो अपने ऊपर लिखे हुए कुछ शब्दों को पढ़वाना चाहता है कि उन गरीबों के या उन बेचारों के जो अनएजुकेटेड थे, उनके कब्र पर बहुत सही कुछ भी नहीं लिखा था, तो कम से कम मेरे पर पढ़ो, हो सकता है मेरे पर कुछ अच्छा लिखा हो, क्योंकि मैं भी पढ़ा हूँ, तुम भी पढ़े हो, तो पढ़े लोगों के कब्र पर कुछ अच्छा पढ़ा हुआ इंसान लिखेगा। नेक्स्ट अब आते हैं एपिटफ। मैंने आपको बताया था कि 29 स्टेंजा रेगुलर था और 3 स्टेंजा इसके एपिटफ के बारे में बताता है, यानी कि जो उसके शिलालेख पर या कब्र पर जो लिखा हुआ होता है उसे एपिटफ कहते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ जो हिज आएगा, यूथ आएगा, वो ध्यान दीजिएगा, वो पोएट अपने बारे में बात कर रहा है। जैसे यहाँ हिज है और यहाँ यूथ आएगा, अपने के बारे में यूज करेगा। तो यहाँ बोला जा रहा है उसके द्वारा हियर रेस्ट्स, अपने एपिटफ के बारे में खुद पोएट लिखता है और पढ़वा रहा है दूसरे बंदे से। वो बंदा पढ़ रहा है पोएट के ऊपर लिखे हुए, पोएट के कब्र के ऊपर लिखे हुए एपिटफ को। तो फर्स्ट जो है एपिटफ, ये 3 स्टेंजा इसके हैं। तो फर्स्ट ये है हियर रेस्ट, यहाँ रेस्ट कर रहा है या यहाँ पड़ा हुआ है या यहाँ लेटा हुआ है। हिज हेड, अपने सर को, अपॉन द लैप ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गोद में रख करके। तो यहाँ एक ऐसा इंसान लेटा हुआ है या मरा हुआ है जो पृथ्वी के गोद में सर को रखा हुआ है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अर्थ को जो है वो पर्सोनिफाइड किया गया है, मानो कि वो एक मदर हो और अपने गोद में अपने बच्चों को सुलाई हो। और जाहिर सी बात है, जो बंदा मर जाता है और अगर दफनाया जाता है, वो जलाया नहीं जाता है, दफनाया जाता है, तो वो पृथ्वी के गोद में ही सोता है। तो यहाँ कवि मर चुका है और पृथ्वी की गोद में सोया हुआ है, ऐसा वो इमेजिनेशन कर रहा है। अ यूथ अपने बारे में कहता है कि एक ऐसा यूथ यहाँ पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है,
जो फॉर्चून एंड फेम से अननोन है, जानता। तो यहाँ एक मेटोनिमी नामक फिगर ऑफ स्पीच है। फॉर्चून एंड फेम जो है वो मेटोनिमी है, फॉर्चून और फेम जो है वो यूज हुआ है वेल्थ एंड पब्लिक रिकॉग्निशन से, कि ना ही उसको धन मिला, फॉर्चून माने धन, ना ही फेम मिला यानी पब्लिक रिकॉग्निशन उसको नहीं मिला। तो मेटोनिमी नामक फिगर ऑफ स्पीच, इसको बोल्ड किया है मैंने क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है ये लाइन। फेयर साइंस फ्रोन्ड, अब देखिएगा यहाँ पर बताया जा रहा है कि फेयर साइंस मतलब होता है नॉलेज या इंटेलिजेंट। जो नॉलेज है, जो ज्ञान है ना, वो फ्रोन्ड नहीं किया। फ्रोन्ड मतलब होता है एंग्री, वो नाराज नहीं हुआ। नॉट ऑन हिज हम्बल बर्थ, उसके सिंपल बर्थ, साधारण से जन्म पर, साधारण से बैकग्राउंड में, गरीब परिवार में जन्म लेने के कारण जो है विज्ञान ने या ज्ञान ने, जानकारी ने उस पर नाराज़गी नहीं जताई। इसका सीधा सा मतलब है कि ये बंदा पढ़ा लिखा है। कोई भी अगर हम्बल बर्थ में पैदा होता है, गरीब पैदा होता है, तो इसका मतलब ये नहीं इंसान की तरह जो है वो ज्ञान भी नाराज़ हो जाए, ज्ञान की देवी भी नाराज़ हो जाए और वो पढ़े उसको आए ही ना। तो गरीब भले है, पढ़ा लिखा है, वो पढ़ना लिखना उसको आता है, तो नॉलेज जो है वो उससे नाराज़ नहीं हुआ, नॉलेज उससे मिला और उसको नॉलेज मिला। यहाँ पर्सोनिफाइड है क्योंकि यहाँ पर जो है ये बताया जा रहा है कि फेयर साइंस जो नॉलेज है वो एक प्रकार से इंसान के रूप में दिखाया जा रहा है कि वो नाराज़ नहीं होता। एंड मेलंकली मार्क्ड हिम, मेलंकली मतलब उदासी। देखो उसके पर्सनैलिटी में ही उदासी है, क्योंकि आपने देखा वो उदास होकर के घूम रहा था यहाँ वहाँ। और जो उदासी है ना, मार्क्ड हिम मतलब मेड हिम फॉर हर ओन, यहाँ उदासी को हर के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। ये भी पर्सोनिफाइड है, पर्सोनिफिकेशन है। तो उदासी ने उसको अपना बना लिया। और यहाँ दोनों फीमेल फिगर्स में दिखाए गए हैं। साइंस जो है फेयर साइंस यानी नॉलेज और मेलंकली, दोनों को यहाँ पर फीमेल फिगर बताया गया है। तो यह ध्यान दीजिएगा, ये फीमेल फिगर्स है न कि मेल। लार्ज वाज हिज बाउंटी, अब यहाँ पर एपिटफ नंबर 2 है। यहाँ पर कहा जा रहा है उस पोएट के बारे में, कहा जा रहा है कि उसका जो बाउंटी है ना, बाउंटी था, बाउंटी मतलब उदारता, वो बहुत ही लार्ज था, मतलब वो बहुत बड़ा उदार व्यक्ति था, बहुत ज़्यादा उदार व्यक्ति था। एंड हिज सोल सिंसियर, और उसकी जो आत्मा थी, जो चेतना थी, वो बड़ी ही सिंसियर थी, मतलब उसकी सच्ची आत्मा थी, वो कोई मिलावट नहीं था जैसे कि नॉर्मल इंसान होते हैं आजकल के। हेवन डिड ए रिकम्पेंस एज लार्जली सेंड, यहाँ तक कि ऊपर वाले ने या स्वर्ग ने उसे बदले में, रिकम्पेंस मतलब होता है बदले में, उसे उतना ही बड़ा भेजा। बड़ा उतना मतलब जितना बड़ा उसका दिल था उतना ही बड़ा उसके लिए प्राइज दिया ऊपर वाले ने। क्या प्राइज दिया ऊपर वाले ने? ही गेव टू माइजरी ऑल ही हैड, उस बंदे ने, पोएट ने क्या दिया? पहले पोएट ने क्या दिया, फिर हीवन ने क्या दिया उसे प्रतिफल में, रिकम्पेंसेशन में क्या दिया उसे? तो उसने दिया माइजरी ऑल ही हैड, जो कुछ उसके माइजरी में था, कष्ट में था, दुख में था, वो था एक आंसू। तो उसके दुख में जो था वो था आंसू। जब भी दुखी होता था तो आंसू निकलता था, इसलिए उसने क्या दिया? आंसू दिया। और ही गेंड, उसने पाया क्या स्वर्ग से? उसे क्या मिला? वो आखिर वापस लौट आएगा ये स्वर्ग वाला जो ऊपर वाला है। उसे स्वर्ग में क्या मिला? इट वॉज ऑल ही विज्ड, केवल उसकी एक ही इच्छा थी, उस व्यक्ति की केवल एक इच्छा थी, पोएट की केवल एक इच्छा थी, ये इट वॉज है, अ फ्रेंड, एक दोस्त की। तो उसने दिया आंसू क्योंकि वो दुखी था, और उसे मिला एक दोस्त क्योंकि वो चाहता था। तो जो चाहता था उसे वो मिल गया, क्योंकि उसके पास जो था उसने दे दिया। ऊपर वाले ने भी उसको उतना ही बड़ा रिवार्ड दिया जितना बड़ा उसका दिल था। थर्ड और लास्ट स्टेंजा है ये, या एपिटफ है ये। यहाँ बताया जा रहा है कि नॉर फादर सीक, नॉर फादर का मतलब होता है नो एनी मोर, मतलब बहुत ज़्यादा, सीक मतलब सर्च, हिज मेरिट्स टू डिस्क्लोज। अब यहाँ पर जो है कवि कह रहा है कि जो दफनाया जा चुका है ना, बहुत ज़्यादा उसके मेरिट के बारे में मत डिस्क्लोज करो। मेरिट मतलब अच्छाई, अच्छी आदतें, डिस्क्लोज मतलब रिवील। अब जितनी भी अच्छाई थी हो गई, अब उसकी ज़्यादा अच्छाई डिस्क्लोज मत करो। और ना ही तुम ये करो, क्या करो? ड्रा हिज फ्राइल्टीज़, ना ही उसके फ्राइल्टी को, फॉल्ट्स को, कमियों को जो है वो ड्रा करो। ड्रा मतलब अनकवर करो, बेपर्दा करो। फ्रॉम देयर ड्रेड अबड, ड्रीड अबड मतलब होता है एक फियरफुल ड्वेलिंग, अबड मतलब होता है निवास स्थान, ड्रीड मतलब भयानक, भयानक निवास स्थान का मतलब होता है ग्रेव, जिसमें कब्र में वो दफनाया गया है। तो उसके देर माने उन लोगों के कब्र में जो वो दफनाए हुए हैं, उनको अब जो है बेपर्दा करके उनकी कमियों को मत गिनाओ, और ना ही उनकी अच्छाइयों को डिस्क्लोज करो। तो अच्छाई बुराई जो भी थी उनकी, उनको उस हाल में छोड़ दो। अब ना ही उनकी गुड क्वालिटीज़ बताओ, ना ही बैड क्वालिटीज़ को उजागर करो। ब्रैकेट में लिखा है देयर माने वहाँ, कब्र में, दे माने वे लोग
जो दफनाए हुए हैं, दफनाए हुए लोगों की बात कर रहा है, कभी अपनी बारे में बात नहीं कर रहा है। अलाइक समान रूप से, इन ट्रेम्बलिंग बोथ रिपोज, ट्रेम्बलिंग मतलब होता है कांपते हुए, होप माने आशा, रिपोज मतलब आराम करना। दे का मतलब यहाँ पर है वे लोग और उनकी गलतियाँ और मेरिट्स, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये लोग जो है समान रूप से अपने गलतियों के साथ और अपने अच्छाइयों के साथ, जो दोनों चीज़ यहाँ लिखी है मेरिट्स और फैल्टीज, दोनों के साथ जो है वो कपकपाते हुए आशा के साथ, आशा इनकी कपकपा रही है क्योंकि पूरी होंगी नहीं होंगी, इसलिए यहाँ ट्रेम्बलिंग लिखा हुआ है। ये सो रहे हैं, तो अपने अच्छाई बुराई को लेकर के ये सो रहे हैं। द बॉसम ऑफ, कहाँ सो रही हैं? द बॉसम ऑफ हिज फादर एंड हिज गॉड। तो बॉसम का मतलब होता है यहाँ पर सीना, चेस्ट, बट यहाँ बॉसम का मतलब होता है दिल, अपने फादर के दिल में, अपने भगवान के दिल में वो सो रहा है। तो डोंट ट्राई टू रिवील हिज गुड क्वालिटीज एनी मोर। तो इस तरीके से यहाँ पर किसी भी तरीके से कवि कहना चाहता है कि तुम्हें अब उसको जगाने की, उसके अच्छाई बुराई जो है उजागर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बंदा जो है अब आराम से सो रहा है, अब उसको सोने दो। यहाँ एक फिगर ऑफ स्पीच है, हाइपर, देखिएगा ये एग्जाम में आया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये है हाइपर बैटन, हाइपर BATON, बैटन। हाइपर बैटन कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है पहली ही लाइन में। हाइपर बैटन क्या होता है? ये एक इन्वर्टेड सिंटैक्स होता है, इन्वर्टेड सिंटैक्स, यानी कि जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है ना वो उल्टा बताता है। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया भी था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का जो ये चलता है स्ट्रक्चर, रूल चलता है, ये उसको उल्टा कर देता है। तो यहाँ नो फादर सेक हिज मेट्स टू डिस्क्लोज को कहना चाहता है वो डोंट ट्राई टू डिस्क्लोज हिज गुड क्वालिटीज एनी मोर। तो इस तरीके से ये पोएम खत्म होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। कोई भी परेशानी हुई होगी तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। थैंक्स।